हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के एक और चैप्टर में, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमें एनिमल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज़ की, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज़ में और जितने भी ऑर्गन्स बने हैं उन सब की ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बनती हैं 3 जर्म लेयर से, और वो जर्म लेयर सबसे पहले बनती हैं एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो अपने आप को 3 जर्म लेयर में डिवाइड कर लेता है। तो आपने जैसे पढ़ा है 3 जर्म लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो यही जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज़, सारी चीज़ें फॉर्म करती हैं। तो हम इसी टिश्यूज़ वगैरह और इनके फंक्शन, इन सब को हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिर उसके बाद हम फ्रॉग पढ़ेंगे और कॉकरोच पढ़ेंगे, और ये चैप्टर का एंड हो जाएगा। तो आज हम इस पार्ट में एनिमल टिश्यूज़ देखेंगे। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular. तो भाई पहले वाले चैप्टर में आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे हैं कि ऑफ द एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से ही जो है फॉर्म हो रखा है। तो उसका जो एक ही सेल है वही सारे एसेंशियल फंक्शन होते हैं लाइफ के, उन्हें एक ही सेल जो है कर रहा होता है। जैसे डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस जो एसेंशियल प्रोसेस हैं लाइफ के, वो एक ही सेल जो है कर रहा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जबकि हम कॉम्प्लेक्स बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें ये जो है फंक्शन डिफरेंट ग्रुप्स पर बटे हुए रहते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स के सेल पर ये फंक्शंस जो हैं बटे हुए रहते हैं। कि एक सेल से उन्होंने कोई ग्रुप बना के कुछ टिश्यू फॉर्म कर रखा है जो कि डाइजेशन का काम कर रहा है, एक ने रेस्पिरेशन का काम कर रखा है। ऐसे करके जो है सब अपने यहाँ कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ जो फंक्शन है वो डिफरेंट ग्रुप के पास जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बटे हुए हैं। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands। तो यहाँ हाइड्रा की बात करी गई है। तो हाइड्रा की बॉडी कैसी होती है? पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसमें होता है ये मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से फॉर्म हो रखा है। ईच टाइप कैन बी इन 1000। तो थाउजेंड्स ऑफ सेल से ये इसके जो है ऑर्गन्स जो है बने हुए होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। और जो ह्यूमन बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल्स बनी हुई है, ऐसा कि हम जानते हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function। तो बता रखा है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है वो अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को मैट्रिक्स भी कहते हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये कहाँ होती है? इंटरसेलुलर स्पेसेस में होती है। इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं सेल्स के बीच वाले जो स्पेस हैं। जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये पूरा जो है इंटरसेलुलर स्पेस है।
और जो अगर हम सेल के अंदर की बात करते हैं तब यूज़ करते हैं टर्म इंट्रा सेलुलर। ठीक है, तो सेल्स होते हैं और सेल्सों के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं वो। तो सेल सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल और उनके बीच का जो है इंटरसेलुलर सब्सटेंस मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सच ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं। जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलकर इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, इसे टिश्यू कहते हैं। अब ऐसे ही वो टिश्यू जब सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है फॉर्म करते ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऐसे करके चलता रहता है। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic type of tissue। तो आप इस चीज़ को जान के सरप्राइज पता नहीं हो गया नहीं हो गए, पर हाँ, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो सब सिर्फ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से फॉर्म हो रखे हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है आगे 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से फॉर्म है। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। तो ये टिश्यू जो है हर ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में, कि किस ऑर्गन में इस टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो ये होते तो ये टिश्यू हर ऑर्गन में प्रेजेंट है, ये चारों टिश्यू हर ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे, बट इनकी जो है प्रपोर्शन जो है अलग अलग होगी, किस ऑर्गन में कौन सा टिश्यू ज़्यादा है कम है। ठीक है, तो दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। व्हेन 2 or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system। अब जैसा कि टिश्यू के ग्रुप से बना ऑर्गन जो है 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गन जो है परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा, किसी न किसी वजह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को जो है फॉर्म करते हैं। एग्जांपल डाइजेस्ट सिस्टम में, आप डाइजेस्ट सिस्टम में देख सकते हो कि कितने सारे ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होके और डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है ऐसे। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। तो यहाँ वही चीज़ बता रखी है। तो इन सारी चीज़ों में जो है वर्क जो है बटा रहता है, जिससे एक बॉडी का सर्वाइवल हो पाता है। अब हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू को। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, therefore the tissue are different and are broadly classified into 4 types, that is epithelial, connective, muscular and न्यूरल टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यू हैं जिनसे पूरा जो है ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। तो हम एपिथेलियल टिश्यू को जनरली एपिथेलियम कहते हैं। प्लूरल एपिथेलियम बता रखा है यहाँ। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस। इस टिश्यू का एक जो है फ्री सरफेस होता है। इस टिश्यू के पास क्या होता है, एक फ्री सरफेस होता है, अ फ्री सरफेस। इस टिश्यू के पास एक फ्री सरफेस होता है जो कि फेस कर रहा होता है आइदर बॉडी फ्लूइड, जो कि या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ होता है, और द आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होता है। या तो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा या आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होगा। एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसीलिए ये जो है प्रोवाइड कराता है लाइनिंग और कवरिंग बॉडी के कुछ पार्ट्स की। तो याद रखनी है कि एपिथेलियल टिश्यू है वो लाइनिंग और कवरिंग प्रोवाइड कराता है बॉडी के पार्ट्स की। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो सेल जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है जो कि इंटरसेल्युलर स्पेस में प्रेजेंट होती है
वो लिटिल है, वो बहुत कम है, क्योंकि सेल्स जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ऐसे ये देखो, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये तो ये देख सकते हो आप, बहुत कम जो है इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है, बहुत कम। तो क्योंकि इंटरसेल्युलर स्पेस कम है, तो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो है कम होगी। तो कैसी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स कम होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दो तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम होता है सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। तो इसमें जो है सेल्स की सिंगल लेयर से जो टिश्यू बनता है वो सिंपल एपिथेलियम में आता है। एंड फंक्शनिंग एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। और इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो कैविटीज़ और डक्ट्स में भी कैविटी होती हैं और ट्यूब्स में, तो इन सब की जो कैविटी होती है उसमें लाइनिंग का काम करता है। तो जैसे ये है, तो इसमें ये लाइनिंग का काम हो रहा होगा अंदर की तरफ, वो हो रहा होगा किसकी वजह से? सिंपल एपिथेलियम की वजह से। तो सिंपल एपिथेलियम क्या वर्क करता है? वो लाइनिंग में काम करता है कैविटीज़ की, डक्ट्स और ट्यूब्स की। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin। और जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है उसके पास देखो, ये एक लेयर फॉर्म हुई, ठीक है, ये एक लेयर है सेल की। तो ये जो है सिंपल एपिथेलियम है। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होती हैं? 2 और 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं सेल की। ये ऐसे एक के ऊपर एक बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे तो वो होती है बैड, पर मैं एक के ऊपर एक दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ये कंपाउंड एपिथेलियम होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट काम आया था प्रोटेक्शन का, तो ये स्किन में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन में प्रेजेंट होती है कंपाउंड एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो सेल के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की वजह से जो सिंपल एपिथेलियम है वो भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। दैट इज स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम एंड कॉलमनार सिंपल एपिथेलियम। तो ये उनके डायग्राम्स हैं, पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में जानते हैं। द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटन सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है उसके पास कैसे होते हैं? सिंगल थिन लेयर है, एक तो पतली लेयर है, और सिंगल लेयर तो सभी एपिथेलियम के पास होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें सेल कैसे हैं? फ्लैटेंड सेल्स हैं। कई सेल्स हैं फ्लैटेंड सेल्स हैं, और उनकी बाउंड्री इरेगुलर बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ जैसे दिखाया हुआ डायग्राम, तो ये है इनकी बाउंड्रीज जो हैं इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं और फ्लैट सेल हैं, ये फ्लैटेंड सेल हैं, बाउंड्रीज इरेगुलर हैं और थिन लेयर है। दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ऐसी जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ ये डिफ्यूज़न बाउंड्री क्रिएट कर सकें। डिफ्यूज़न बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डिफ्यूज़न आप जैसे जानते हो, जैसे हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है उसे हम डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। तो ये ऐसी बाउंड्री क्रिएट करती हैं ऐसी जगह पे यहाँ डिफ्यूज़न का काम हो सके। तो ये ब्लड वेसल्स में होती हैं, तो ब्लड वेसल के थ्रू एयर का और एयर सैक्स ऑफ एयर का डिफ्यूज़न होता है, और कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं उनका भी डिफ्यूज़न होता है, और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में अल्विलाई होते हैं उनमें भी होता है ये काम। तो ये इन जगहों पर ब्लड वेसल्स में और एयर सैक्स ऑफ लंग्स ऐसी जगहों पर ये जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और ये डिफ्यूज़न बाउंड्री क्रिएट करती है। ये बात आपको याद रखनी है, डिफ्यूज़न बाउंड्री क्रिएट करती है। उसके बाद हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखते हैं। तो ये भी सिंगल लेयर की है, क्योंकि हम सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, ये उसी के पार्ट है। तो ये भी सिंगल लेयर होती है, इसमें
ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में इरेगुलर बाउंड्री सेल थे, फ्लैटेंड सेल थे। क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्योंकि हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो सेल हैं वो ट्यूब लाइक सेल्स हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। और जो स्क्वैमस एपिथेलियम थी वो डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करती थी, तो ब्लड वेसल में लाइनिंग कर रही है और अल्वियोलाई में है जहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होगा इस जगह पर है। और जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो ज़्यादातर हमें डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट्स में, और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है, डीसीटी वगैरह, डीसीटी पीसीटी, इन सब जगहों पे ये क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड किडनी, एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम का मेन फंक्शन था डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करना, इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का मेन फंक्शन होता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। तो अब हम बात करते हैं जो क्योंकि हमने भी देखा क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में है और जो है ट्यूबुलर पार्ट में भी है नेफ्रॉन के, है ना, किडनी में जो नेफ्रॉन में ट्यूबुलर पार्ट होता है उसमें भी है। फिर उसने बता रखा है कि जो एपिथेलियम होती है पीसीटी की, उसके पास जो पीसीटी जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है, उसके पास जो है मैक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, मैक्रोविलाई होते हैं, आपने आज पढ़ा है, छोटे छोटे होते हैं मैक्रोविलाई, वो होते हैं। तो द कॉलमनर एपिथेलियम इज, तो उसी की वजह से, मतलब ये उसी चीज में चेंज आ रखा है, क्यूबोइडल एपिथेलियम में ये चेंज आया है, इसकी वजह से उसमें मैक्रोविलाई भी आए हुए हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। अब जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें भी सिंगल लेयर है, बट यहाँ टॉल और सिलेंडर सेल्स होते हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट दी बेस। ये पॉइंट याद रखना है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बेस पर लोकेटेड होते हैं। फ्री सरफेस में हैव मैक्रोविलाई, इनके फ्री सरफेस पर मैक्रोविलाई हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग करते हैं। इफ द कॉलमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो सेल कॉलमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियम होती हैं उनके जो सेल्स हैं अगर वो सिलिया बियर कर रहे हैं, उनके पास अगर सिलिया है उनके फ्री सरफेस पे, तो हम उन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। तो कॉलमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियम अगर उनके सेल्स के सरफेस पर सिलिया है तो हम उन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो इनका फंक्शन क्या होता है, पार्टिकल को मूव करना स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम के ऊपर, ओवर द एपिथेलियम। ठीक है, पार्टिकल्स और म्यूकस वगैरह को मूव करना किसका, सिलिया का। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये मेनली जो है इनर सरफेस में हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, उनके इनर सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स है एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में देखा तो ये प्रेजेंट रहते हैं एल्वियोलाई में और जो है ब्लड वेसल्स में। उसके बाद हमने क्यूबोइडल एपिथेलियम देखा। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होती है वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहती हैं। फिर हमने देखा कि पीसीटी के पास मैक्रोविलाई भी होते हैं। फिर हमने देखा कि कॉलमनार एपिथेलियम होती हैं, उनके न्यूक्लियर बेस पे लोकेटेड होते हैं। और दूसरी बात ये भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग करते हैं। और अगर कॉलमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो अगर सिलिया बियर कर रहे हैं, उनके पास सिलिया है, तो उन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। और ये हॉलो ऑर्गन के इनर सर्फेस पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स में और फैलोपियन ट्यूब्स में। हम डायग्राम्स देखते हैं। तो ये फ्लैटेंड सेल है स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ ये क्यूब लाइक सेल है क्यूबोइडल एपिथेलियम,
ये टॉल और सिलेंडर सेल हैं कोलमनार एपिथेलियम, इन्हीं को यहाँ दिखाया हुआ है। इनकी सरफेस, फ्री सरफेस पे जो है सिलिया है। आगे बढ़ते हैं। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। अब कुछ कॉलमनार और क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं सिक्रेशन प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि इनका काम सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का ही था, पर यहाँ मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, जो टू टाइप्स के होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। तो दो टाइप के हैं, एक तो यूनिसेलुलर है, ठीक है, जिसमें जो बने होते हैं आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से बने होते हैं। एग्जांपल दे रखा है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एग्जांपल है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती हैं, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल से बनी होती हैं, जो कि इन्हीं के सेल के क्लस्टर से बनी रहती हैं। एग्जांपल है इसका सलाइवरी ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो ये अपना जो है ग्लैंड्स जो है सीक्रेशन किस तरीके से करती हैं, डक्ट्स के थ्रू करती हैं या डायरेक्ट फ्लूइड में जो है अपना सीक्रेशन कर रही हैं, क्या सीक्रेट कर रही हैं, उसके बेसिस पर जो है ग्लैंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं क्योंकि ये जो है इनके पास डक्ट होती है, तो ये ऐसे सीक्रेशन करती हैं, जैसे म्यूकस का, सलाइवा का, ईयरवैक्स का, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, अदर सेल प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं और वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाई जाती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता रखा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं कि इनके प्रोडक्ट्स होते हैं आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। इन कॉन्ट्रास्ट देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके पास डक्ट नहीं होती, इनके प्रोडक्ट हार्मोन्स होते हैं और सीक्रेट होते हैं डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। टिश्यू फ्लूइड या ब्लड में डायरेक्ट जो है अपने हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ ये एग्जांपल दिखाया हुआ है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, जैसे गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है, और ये मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, जो कि है सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कंपाउंड एपिथेलियम मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड सेल्स होती हैं, दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है, बट ये प्रोटेक्शन करवाती है। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये स्किन का ड्राई सरफेस कवर करके रखती हैं। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ये पॉइंट याद रखना, ये भूल जाते हैं कि मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी को भी कवर करती हैं, फेरिंग्स को भी कवर करती हैं। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स। तो ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो एक तो स्किन में प्रेजेंट है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में प्रेजेंट है, फेरिंग्स में प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग कर रही है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट की इनर लाइनिंग कर रही है, और पैंक्रियाटिक डक्ट्स की भी लाइनिंग कर रही है। तो यहाँ ये डायग्राम दिखाया हुआ है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, ये एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ऐसे करके ये जो है कंपाउंड एपिथेलियम फॉर्म हो रखी है। हाँ, और ये एक और चीज़ यहाँ ये डायग्राम से शो कराई हुई ये तो ये एपिथेलियम होती है। एपी मतलब एपी माने अपॉन, थीलियल माने अपॉन टू रेस्ट, मतलब ये किसी चीज़ के ऊपर रेस्ट में है। ये जो लेयर है ये रेस्ट में होती है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, ये होती है
बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जो कि नॉन सेल्यूलर होता है। नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है। और ये जो है क्योंकि इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ये डायरेक्टली जो है कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहती है। क्या चाहिए? एपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल। ये हेल्ड रहती हैं और इंटरसेल्युलर मटेरियल बहुत कम होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तो इनके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं जो कि सेल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। तो एपिथेलियम और जो अदर टिश्यूज हैं उनके बीच में 3 तरह के जो है सेल जंक्शन पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड टैग जंक्शन, दैट इज टी से टाइट जंक्शन, ए से अडेरिंग जंक्शन, जी से गैप जंक्शन। तो जो टाइट जंक्शन होता है वो टाइटली बाउंड करता है सेल्स को, जिसकी वजह से हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, जिसकी वजह से लीकिंग जो है स्टॉप होती है। तो जो टाइट जंक्शन होता है वो हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। और जो अडेरिंग जंक्शन होता है वो अडेर का काम कर रहा है, चिपकाने का काम कर रहा है, तो ये सीमेंटिंग का काम करता है, परफॉर्म सीमेंटिंग, कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो गैप जंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन का काम करवा होता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। तो आसपास के सेल्स को जो साइटोप्लाज्म कनेक्ट करके एक गैप जंक्शन फॉर्म कर रहा होता है, जो कि इनके कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एनिमल्स। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है एनिमल की बॉडी में, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरी बॉडी में ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है कनेक्टिव टिश्यू। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इनका ऐसा फंक्शन है जो कि और ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को कनेक्ट कर रहा होता है पूरी बॉडी में, इसलिए इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू होता है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी इनमें होते हैं। विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जैसे कार्टिलेज होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन होता है, एडिपोज होता है एंड ब्लड। ये चारों जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। सभी कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो आएंगे मतलब सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनमें ब्लड को छोड़कर जो सेल्स होते हैं इन सब टिश्यूज़ के, क्या बात हो रही है? ब्लड को छोड़कर बात हो रही है सारे कनेक्टिव टिश्यू की, कि जो सेल्स होते हैं उनके वो फाइबर सीक्रेट करते हैं, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। तो ये कोलेजन और इलास्टिन फाइबर सीक्रेट करते हैं सारे कनेक्टिव टिश्यू, किसे छोड़कर? ब्लड को छोड़कर। ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो फाइबर सीक्रेट नहीं करते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। अब ये फाइबर क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है टिश्यू को, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। दिस सेल ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स विच अक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। ये जो सेल्स होते हैं ऑल्सो जो है सीक्रेट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, शुगर वगैरह, कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीज़ें जो कि
सेल और फाइबर्स इन सब के बीच में जो है इकट्ठा होती हैं और जो है ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करती हैं, मैट्रिक्स फॉर्म कर रही होती हैं, जिसमें सारी चीज़ें हो गई फाइबर्स और ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 भागों में क्लासिफाई किए गए हैं, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहले ऊपर डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ दिखाया हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू में कि एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो पहले इन्हें पढ़ते हैं, एरियोलर और एडिपोज क्या है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हैज़ सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो बता रखा है कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल्स और फाइबर्स होती हैं वो लूजली कनेक्ट रहती हैं, एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड नहीं रहती हैं, वो लूजली कनेक्ट रहती हैं, लूजली अरेंज रहती हैं एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में, एक मैट्रिक्स टाइप में ग्राउंड सब्सटेंस में लूजली जो है अरेंज रहती हैं, सेल्स और फाइबर्स ऐसे बिखरी बिखरी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है एरियोलर टिश्यू, जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, जो कि स्किन के नीचे जो है प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ऑफन इट्स सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। और ये जो है ये पॉइंट याद रखना है कि जो एरियोलर टिश्यू होता है वो सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है एपिथेलियम को। तो एरियोलर टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट कंटेंट क्या रखता है? फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? सेल्स होते हैं दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। वो सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रेट करते हैं फाइबर्स, जैसे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स। और मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं इसके पास, और मास्ट सेल्स होते हैं। इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और जो दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जैसा कि आप जानते होंगे, एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी स्किन के नीचे होता है। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो रखे होते हैं फैट्स को स्टोर करने के लिए। तो ये फैट को स्टोर करते हैं द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली। और वो न्यूट्रिएंट जो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है वो एक्सेस में है तो उसको स्टोर करते हैं। आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर इन दिस टिश्यू। वो सभी न्यूट्रिएंट फैट में कन्वर्ट होते हैं और इन टिश्यू में जो है स्टोर होते हैं। किसमें? एडिपोज टिश्यू में। उसके बाद हम बढ़ते हैं। तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये लूजली पैक्ड थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शोज अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब यहाँ जो फाइबर्स हैं, सेल्स और फाइबर्स हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, यहाँ जो फाइबर्स हैं वो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट यहाँ कॉम्पैक्टली पैक्ड तो हैं, पर इनका ओरिएंटेशन होता है कुछ रेगुलर इरेगुलर पैटर्न में। तो अगर रेगुलर पैटर्न में है तो इन्हें डेंस रेगुलर टिश्यू कहते हैं, इरेगुलर पैटर्न है तो डेंस इरेगुलर टिश्यू कहते हैं। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो डेंस रेगुलर टिश्यू में देखेंगे तो ये पैक होती हैं, पैरेलली अरेंज रहती हैं, पैरेलली अरेंज रहती हैं जो है कोलेजन फाइबर्स, जबकि डेंस इरेगुलर टिश्यू में पैरेलली अरेंज नहीं रहती। तो यहाँ बता रखा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, टेंडन्स which attach skeletal muscle to bones and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue। तो इसके एग्जाम्पल है डेंस इरेगुलर टिश्यू के टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो टेंडन्स जो कि मसल टू बोन अटैच कर रहे हैं और लिगामेंट्स जो कि बोन टू बोन अटैच कर रहे हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ फाइब्रोब्लास्ट होती हैं और फाइबर्स होती हैं, ज़्यादातर कोलेजन। वो ओरिएंटेड डिफरेंटली होती हैं, मतलब वो एक दूसरे के पैरेलली अच्छे से अरेंज नहीं है, वो डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेशन रहती है उनकी, ऐसे यहाँ दिखाया हुआ है।
ये डेंस एरिया कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बट ये इनकी कोई जो है क्या कोई थाम नहीं है इनकी, उल्टे सीधे तरीके से ये इरेगुलरली अरेंज हो रखी हैं, तो इसलिए डेंस इरेगुलर टिश्यू में है। डेंस रेगुलर टिश्यू में ये देखो पूरे प्रॉपर तरीके से ये चल रही है, इसलिए डेंस रेगुलर टिश्यू। इसकी एग्जांपल है टेंडन्स और लिगामेंट्स, जो कि मसल टू बोन कनेक्ट करता है टेंडन्स, और लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्ट करता है। और यहाँ डायग्राम देखते हैं एरियोलर और एडिपोज टिश्यू में। तो एरियोलर एडिपोज टिश्यू जैसे हमने देखा मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, सेल्स जो सीक्रेट करते हैं फाइबर्स को, कोलेजन और इलास्टिन जैसे, और यह कोलेजन फाइबर्स यहाँ से सीक्रेट हो रही हैं फाइब्रोब्लास्ट से। और ये मास्ट सेल दिखाई हुई है, ये एडिपोज टिश्यू है, इसमें ये फैट स्टोरेज एरिया है, ये न्यूक्लियस भी शो कराया हुआ है, इसमें न्यूक्लियस शो कराया हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कराई हुई है। तो आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं कि दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। तो ये डेंस इरेगुलर टिश्यू होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्किन में प्रेजेंट होता है। तो डेंस इरेगुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है। अब हम कार्टिलेज की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कार्टिलेज, बोन, ब्लड और ये सारी चीज़ें जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। तो कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। Cartilage, bones and bloods are various types of specialized connective tissue. The intercellular material of cartilage is solid and pliable. तो जो कार्टिलेज का इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, मतलब जो कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड होती है और प्लाएबल होती है, लचीली होती है, जिसकी वजह से ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है। आप किसी चीज़ को कंप्रेस कर दोगे तो वैसे अपनी शेप में रिगेन होना चाहिए, अपनी शेप को वापस लेना चाहेगी। तो ये कार्टिलेज की प्रॉपर्टी होती है, उस वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के कारण कि उसका जो वो होता है वो सॉलिड और प्लाएबल होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। इसके जो सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। आर एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम। ये स्मॉल कैविटी में एंक्लोज होते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। जो कि वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियो में ज़्यादातर कार्टिलेज होते हैं वो एडल्ट्स में कार्टिलेज जो है बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट होते होते वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। अब कार्टिलेज फ्री प्रेजेंट है बॉडी में, जैसे कि नोज टिप पर कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, आउटर ईयर जॉइंट्स में प्रेजेंट है, बिटवीन एडजेसेंट वो बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की एडजेसेंट बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लिम्स में प्रेजेंट होता है जॉइंट्स वाली जगह पर, हैंड्स में, एडल्ट्स में। बोन्स हैव बोन की बात करते हैं तो बोन्स इनके पास हार्ड और नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस है, इनके पास हार्ड है और नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस, जबकि कार्टिलेज के पास सॉलिड और प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस है। यहाँ नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस जो कि रिच रहता है कैल्शियम सॉल्ट्स में एंड कोलेजन फाइबर्स में, कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स में रिच रहता है, विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से बोन को स्ट्रेंथ मिलती है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ये मेन टिश्यू होता है जो कि पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है, पूरी बॉडी को शेप दे रहा होता है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। बोन्स जो है सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। द बोन सेल्स जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स हैं। वो प्रेजेंट रहती हैं स्पेसिस में जिसे हम लेक्यूने कहते हैं। तो कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स भी एक स्मॉल कैविटी में एनक्लोज रहती थी और ये भी इस प्रेजेंट रहती हैं स्पेस में जिसे हम लेक्यूने कहते हैं। तो बोन सेल्स प्रेजेंट रहती हैं लेक्यूने स्पेस में। Limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscle attached to them to bring about movement. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. तो bone marrow होती है कुछ बोन्स की बोन मैरो होती है, जैसे बैक बोन की बोन मैरो
वो जो है सेट होती है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल की, ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। वहाँ सेट होती है, वहाँ ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ ये एग्जांपल दिखाए हुए हैं डायग्राम। ये कोलेजन फाइबर्स हैं, कार्टिलेज सेल है, कॉन्ड्रोसाइट। यहाँ देखो कुछ ऐसा प्लाएबल है। यहाँ बिल्कुल ये सॉलिड और हार्ड होती है और नॉन प्लाएबल होती है, तो बिल्कुल शेप में है। बिल्कुल शेप में यहाँ सेल्स जो है फॉर्म हो रखे हैं। और यहाँ एक इसमें जो है, इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे करके सेल्स जो है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये आरबीसी दिखाई हुई है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह ब्लड के फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्लड इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है कंटेनिंग प्लाज्मा, जिसके पास प्लाज्मा होता है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स होती हैं, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो भाई ब्लड के बारे में क्या है बताओ, आप सब जानते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं हम मसल टिश्यू के बारे में। तो इसमें बात करते हैं, ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन अ पैरेलल अरेंज। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फैन फाइब्रेट्स कॉल्ड मायोफाइब्रेट्स। तो बता रखा है भाई कि हर मसल्स होती हैं वो मसल सेल से, या जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं, उससे बनी रहती है, जो कि लॉन्ग होती हैं, मैनी होती हैं और पैरेलली अरेंज्ड रहती हैं। और ये जो मसल फाइबर्स या मसल सेल्स होती हैं, ये इनके अंदर जो है मायोफिलामेंट्स होते हैं या मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स होते हैं, उनसे ये बनी होती हैं। मसल फाइबर या मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, शॉर्टन होती हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स होती हैं, फिर से लेंथन हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी सारी प्रॉपर्टी होती है मसल्स में। और रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इज अ coordinated fashion. Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscle plays an active role in all the movement of the body. तो इसकी वजह से मसल जो है एक्टिव रोल प्ले करवाती है सभी बॉडी के मूवमेंट में। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो मसल जो है 3 तरीके की होती हैं, एक स्केलेटल मसल्स होती है, एक स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स को पढ़ते हैं। तो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स। तो क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स है तो ये स्केलेटल बोन से क्लोजली अटैच रहती है। इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप, striated stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion। तो हमें टिपिकल मसल में देखेंगे, जैसे हम बाइसेप मसल को देखते हैं तो वहाँ जो होती हैं ये क्या होती हैं, स्ट्रैप्ड होती हैं, मतलब ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है। इनकी कैसा अपीयरेंस होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है स्केलेटल मसल्स का, जो कैसे होती हैं, बंडल टुगेदर होती हैं, बंडल की फॉर्म में होती हैं पैरेलल फैशन में। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एंक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। और एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो है इन मसल फाइबर्स के जो बंडल्स हैं इसको कवर करके रखती है। क्या, एक शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स जो है इसे कवर करके रखती है। इसके बारे में आप और पढ़ोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है उसमें आप अच्छे से मसल्स के बारे में स्टडी करोगे। आगे बढ़ते हैं। द स्मूथ मसल फाइबर टेपर्स एट बोथ एंड्स फ्यूजिफॉर्म। जो स्मूथ मसल फाइबर होती हैं वो दोनों एंड पर नुकीली टाइप की होती है, टेपर्स होती है एट बोथ एंड, इसे फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। एच टाइप, ये दोनों एंड पे जो है नुकीली टाइप की है तो इसे फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। एंड डू नॉट शो स्ट्राइशन, और इसके पास कोई भी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, ऐसे करके ऐसे कोई भी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस नहीं होता। ये स्मूथ मसल जो है होती हैं, इनके पास स्ट्रिप्ड अपीयरेंस नहीं होता, इसलिए ना स्मूथ मसल कहते हैं। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू सीट। सेल जंक्शन इन्हें होल्ड करके रखते हैं और ये भी बंडल्ड रहती हैं कनेक्टिव टिश्यू सीट में।
The wall of internal organs such as the blood vessel, stomach and intestine contain this type of muscle tissue. तो जैसे स्केलेटल मसल थी वो पूरे स्केलेटल बोन से जो है कनेक्ट रहती है, और जो स्मूथ मसल है वो इंटरनल ऑर्गन की वॉल्स में पाई जाती है, जैसे ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इन जगह पर स्मूथ मसल पाई जाती है. स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल. स्मूथ मसल जैसे स्केलेटल मसल थी तो वो हमारी बोन से जो है कनेक्ट रहती है, तो वो हमारे वॉलंटरी फंक्शन शो कराती है. हम हाथ उठा रहे हैं, हम पैर उठा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, भाई कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें हम सब वॉलंटरी फंक्शन है, हमारे इच्छा के अनुसार हो रहा है. बट जो ये स्मूथ मसल वर्क करती हैं ये इनवॉलंटरी फंक्शन होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता. वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेनली बाय थिंकिंग. हम इसे अपनी सोच के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, ये अपने आप चलती है जैसे कि हम स्केलेटल मसल में करते हैं. अब बात करते हैं हम कार्डियक मसल की, जो कि सिर्फ हार्ट की मसल है. भाई हार्ट के लिए दिल है तो जहान है, अब उसके लिए एक अलग से मसल बनाई है जो बहुत महान है. तो ये देखते हैं. कार्डियक मसल टिश्यू इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होती है जो कि सिर्फ ओनली हार्ट में प्रेजेंट रहती है. सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स. और सेल जंक्शन फ्यूज़ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्डियक मसल सेल्स के, और इन्हें स्टिक करता है, जोड़ता है. कम्युनिकेशन जंक्शन फॉर्म होता है इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ. इस कम्युनिकेशन जंक्शन की वजह से जो सेल है वो एक यूनिट की तरह, पूरा जो हार्ट है वो एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है. ठीक है, एक इकाई की तरह बन जाता है इस कम्युनिकेशन की, वो सब जुड़े रहते हैं गैप जंक्शन की वजह से. कम्युनिकेशन जंक्शन होता है इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से. तो एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जब एक सेल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल रिसीव करेगा तो इट्स नेबर्स आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट. तो उसके नेबर भी कॉन्ट्रैक्ट, नेबर सेल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि गैप जंक्शन की वजह से सारे कनेक्ट हैं. यहाँ डायग्राम्स देखते हैं. तो सबसे पहले स्केलेटल या स्ट्रैटेड मसल टिश्यू है, इसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो किया हुआ है, जो कि हमें लोकोमोशन और मूवमेंट में समझ आएगा कैसे इसमें स्ट्रिप्ड मसल अपीयरेंस में शो होता है. न्यूक्लियस शो किया हुआ है, यहाँ न्यूक्लियस है और ये फ्यूजिफॉर्म है, स्मूथ मसल है. यहाँ ये ब्रांच होती हैं. कार्डियक मसल कैसी हैं, ब्रांच हैं, और जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स होता है. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की. तो न्यूरल टिश्यू का भी अलग चैप्टर है, नर्वस सिस्टम, उसमें हम इसे और डिटेल में जानेंगे. अब यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है. न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजेस कंडीशन. तो ये भाई बदलती परिस्थितियों के हिसाब से बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस को शो कराता है. न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स. तो नर्वस सिस्टम की या न्यूरल सिस्टम की यूनिट होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन सेल्स, जो कि एक एक्साइटेबल सेल्स होते हैं. द न्यूरोग्लिया सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन. और न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि इसके आसपास या इसके डेंड्राइट्स पर होते हैं, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम को और प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को. न्यूरोग्लियल मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द. ये पॉइंट याद रखना है कि जो न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं वो बनाते हैं मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. तो ये न्यूरल टिश्यू होता है उसका 50% से ज़्यादा पोर्शन न्यूरोग्लिया सेल्स जो है फॉर्म करते हैं. When a neuron is systemically stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travel along its plasma membrane. तो जब इसे स्टिमुलेशन मिलता है तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जो कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है अलॉन्ग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ट्रैवल करता है और फर्दर न्यूरॉन में जाता है और ऐसे ब्रेन पे जाता है, फिर वहाँ सिग्नल मिलता है और जो काम करना होता है वो होता है. ये आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, ये एक्सॉन दिखाई हुई है,
ये सेल बॉडी दिखाया है विद न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। इनके बारे में आप और अच्छे से पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर्स में। इस पोर्शन में देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग। तो इस डिस्टर्बेंस का जो अराइवल्स होता है न्यूरॉन की एंडिंग पर और आउटपुट जोन, triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells। तो ये पोर्शन खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम। और तो हम सिलेबस में नहीं है, इसके बाद हमें फ्रॉग पढ़ना है, फिर कॉकरोच पढ़ना है। ऐसे हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में कवर कर देंगे। एक पार्ट में एनिमल टिश्यू हो गया, अगले पार्ट में फ्रॉग हो जाएगा और अगले पार्ट में कॉकरोच जो है हम एंड कर देंगे। तो अब पढ़ते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। The basic tissue mentioned above organize to form organs, which in turn associate to form organ system। तो भाई organs टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सच एन ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ एक कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स के लिए कंस्टिट्यूटेड ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। हर ऑर्गन हमारी बॉडी में एक और उससे ज़्यादा तरह के टिश्यू के टाइप से फॉर्म हो रखा है ऑर्गन। फॉर एग्जांपल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमारा हार्ट देखें तो वो सभी 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है, जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। उसमें 4 टाइप के टिश्यू हैं हार्ट में। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेस सर्टेन डिसcernible ट्रेंड। दिस discernible ट्रेंड इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो इन्हीं की कॉम्प्लेक्स की वजह से इसमें एवोल्यूशनरी ट्रेंड आते हैं। इनको हम 12th में देखेंगे एवोल्यूशन चैप्टर में। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट एवोल्यूशनरी लेवल टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। तो भाई यहाँ बता रखा है कि इस चैप्टर में आप 3 ऑर्गेनिज्म की जो है स्टडी करोगे, दैट इज़ अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच। उनके बारे में आप मॉर्फोलॉजी एनाटॉमिकली देखोगे सारी चीज़ें। बट अर्थवर्म सिलेबस में जो हमारे कटा हुआ है, तो हम सिर्फ फ्रॉग और कॉकरोच को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। तो भाई एक्सटर्नली विजिबल फीचर को देखने मॉर्फोलॉजी कहते हैं, अंदर से देखा जाए तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। In case of animals, this refers to external appearance of the organs of the parts of the body। The word anatomy होता है conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animals। तो internal organs की जो study होती है उसे anatomy कहते हैं। You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach, frog, reptile, invertebrates and vertebrates। तो हम इसमें देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में फ्रॉग के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।